हाय ऑल, वेलकम बैक। ओसीसी में आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और ब्यूटीफुल टॉपिक है। मेरा नाम है तोशी शर्मा, आप मुझे देख रहे हैं ओम केमिस्ट्री क्लासेस। लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या आपने कभी कोई कंपाउंड देखा है जो पैरेंथेसिस के अंदर रहता है? हाँ, अब क्लास 12th में तो हमने देख लिया है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर NH3, ठीक है, और ये है आपका फॉर एग्जांपल ये 4 रख लेते हैं और आउटसाइड हम रख लेते हैं सल्फेट आयन। आउटसाइड क्या रख लिया हमने? सल्फेट आयन। तो ये एक एग्जांपल हम अभी ले रहे हैं। सबसे पहले तो समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें पैरेंथेसिस के अंदर हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हैं और कुछ पैरेंथेसिस के बाहर हैं। अब अगर डी ब्लॉक क्लास 12th में है तो आपको पता होगा कि कॉपर तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इस फर्स्ट को जो मेटल होता है, ये जो मेटल है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम। और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल, ये आयन भी हो सकता है, ये मेटल भी हो सकता है और ये आयन भी हो सकता है, तो सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो ये मेटल है। मोस्टली ये मेटल हमारा डी ब्लॉक से है, ठीक है, डी ब्लॉक से है। और डी ब्लॉक से इसलिए लिया गया है कि डी ब्लॉक में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डी ब्लॉक का ये मेटल रहेगा जिसको आप सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे अगर ऑक्सीडेशन इसका 0 आएगा, और सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 डिपेंडिंग अपॉन द मेटल रहेगा। तो अभी सिंपल में समझिए कि ये सेंट्रल मेटल एटम है या एक सेंट्रल मेटल आयन भी हो सकता है। मोस्टली ये डी ब्लॉक का यहाँ पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे डी ब्लॉक के और क्या क्या मिल सकते हैं आपको? यहाँ पे प्लेटिनम मिल सकता है, आपको पैलेडियम मिल सकता है, आपको यहाँ क्रोमियम मिल सकता है, आपको यहाँ मैग्नीज मिल सकता है, आपको यहाँ कोबाल्ट मिल सकता है, आपको यहाँ कॉपर मिल सकता है। इतने एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिए हुए हैं। जिंक भी मैंने देखा है एग्जाम्पल में, तो जिंक भी। तो ये जो मेटल है वो डी ब्लॉक के हैं। सबसे पहले तो समझिए कि ये डी ब्लॉक के मेटल्स यहाँ पे रहेंगे। मेटल भी रह सकते हैं, आयन भी रह सकते हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो इनको नाम हमने दे दिया सेंट्रल मेटल एटम CMA और सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर होता है? पहली चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा जो है यहाँ पे ये 4 अमोनिया ग्रुप लगे हुए, ठीक है। आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो जरूर इस कॉपर को देगा। मैम नहीं समझ में आया, ठीक है। ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, रिच ही रिच। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? रिच होता है। तो ये इसको हम बोलते हैं लिगैंड्स। यहाँ पे आपको 4 अमोनिया दिख रहे हैं, तो यहाँ देर आर 4 लिगेंड्स, 4 अमोनिया विच इज वर्किंग एज अ लिगेंड्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर टॉपिक में हम अंदर जा रहे हैं। और ये जो कॉपर जो है आपका, ये जो आपका यहाँ पे कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, करेक्ट। ये मेटल है, करेक्ट। मेटल, मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और जो लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। इस पे फोकस करिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इसको यहां से ये डोनेट करेगा। लिगैंड्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन है और वो किसको देंगे? कॉपर को देंगे। तो जो लिगैंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर किसको देंगे? सेंट्रल मेटल एटम को। तो इनको हम क्या बोलेंगे? लुईस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ये, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिच। तो बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इनको हम बोलेंगे
लुईस बेस। अच्छा, ये जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो CMA है और या सेंट्रल मेटल आयन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, लुईस एसिड। समझ में आ गया? समझ में आया? तो ये कहानी है अभी तक की कि मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो उनको लिगैंड्स बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है? अच्छा, अब हम थोड़ा और बाहर चलते हैं। बाहर भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, SO4। ये जो पार्ट है, जो सल्फेट आयन है, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। जो पैरेंथेसिस के बाहर रहता है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन। अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़। काउंटर आयन यहाँ पे क्या है? पैरेंथेसिस के बाहर है, लेकिन पैरेंथेसिस के बाद में है। बाद में है, पहले नहीं है। उसको काउंटर आयन बोलेंगे। लेकिन ये कैसा काउंटर आयन? सल्फेट में क्या चार्ज आप देखते हैं? SO4 2 नेगेटिव। तो ये कैसा है? नेगेटिव है। काउंटर आयन कैसा है? एनाइनिक है, नेगेटिव है। करेक्ट? तो ये पैरेंथेसिस के बाद लिखते हैं। अगर इफ काउंटर आयन is negative means anionic, it is written after parenthesis। after parenthesis यहां पे लिखेंगे, आप बाद में लिखेंगे। तो मैम काउंटर आयन पॉजिटिव भी होता है? परफेक्ट, काउंटर आयन पॉजिटिव भी होता है। उसका एग्जाम्पल अब हम लेंगे। तो ये फ्रेम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या लिया है बेटा? कॉपर, NH3 4 टाइम्स है वो लिगैंड, और सल्फेट आयन है। तो इसको थोड़ा सा अब और पढ़ेंगे। आज पूरी बेसिक्स लेंगे, जिसको तकलीफ होती है उसको हम बहुत क्लियर कर देंगे, ताकि आप खुद कोऑर्डिनेशन को अपने कॉन्सेप्ट से समझ पाए। अब कॉपर था आपका सेंटर में, तो सेंटर मेटल एटम कॉपर। ठीक है, ये हो गया कॉपर। NH3 कितना था? 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा बॉन्डिंग का नॉलेज भी लगेगा। ठीक है, आपने वेस्पर पढ़ा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है, आपने VBT पढ़ी हुई है क्लास 11th में। नहीं पढ़ी है तो उसके लेक्चर्स डले हुए हैं क्लास 11th के लिए OCC में, एक बार क्विकली देख लीजिएगा। लिगैंड्स कितने थे हमारे पास? क्या है बेटा? कॉपर। ठीक है, लिगैंड्स NH3 कितने हैं? 4, पैरेंथेसिस क्लोज्ड। अभी और ये है SO4, ये है काउंटर आयन। अब ये आप बनाएंगे कैसे? NH3 कितने हैं? 4। तो 4 जो NH3 हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? सेंट्रल मेटल एटम को। क्योंकि वो क्या है? अभी क्या पढ़ के आ रहे हो? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो NH3 में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना यहां देगा, किसको? कॉपर को। ये N, ये H3 और ये N और ये H3। ठीक है, ये किसको देगा? कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा। अब बात ये हो रही है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। तो ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं ये कैसे हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है ये बॉन्ड्स। पैरेंथेसिस के अंदर ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं, ये वाले भी, ये भी कैसा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और ये वाला भी कोऑर्डिनेट, क्योंकि नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? वो कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्यों? मैंने आपको पहले बताया था सेंट्रल मेटल एटम कैसा होता है? लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये कैसे होते हैं? लुईस बेस। ये सब क्या है? लुईस बेस है।
तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर होता है? पहले समझिए एबीसीडी कोऑर्डिनेशन की क्या बोलती है। तो ये बोलती है कि एक पैरेंथेसिस होगा, उसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा या सेंट्रल मेटल आयन होगा जो कि लुईस एसिड है, और लिगैंड्स होंगे। लिगैंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। वो कैसे होंगे? लुईस बेस होंगे। और लिगैंड्स किसको इलेक्ट्रॉन देंगे? सेंट्रल मेटल एटम को। और ये बॉन्ड कैसा रहेगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। और ये जो बाहर है पैरेंथेसिस के बाद, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन, ये काउंटर आयन अगर नेगेटिव है तो आप उसको पैरेंथेसिस के बाद लिखेंगे। SO4 2 नेगेटिव होता है, करेक्ट? तो उसको आप पैरेंथेसिस के बाद लिखते हैं। क्लियर हो गया? बेसिक से चलो, पहले पूरा समझना चाहिए कि पढ़ना क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें काउंटर आयन क्या है? पॉजिटिव होगा। उसमें काउंटर आयन कैसे दिखता है? पॉजिटिव दिखता है। देखते हैं, मुझे कैसे पता वो भी देख लीजिए। अब एनसीईआरटी से ही उठा लें एक एग्जांपल, K4। अब इसमें देखिए काउंटर आयन, ये है K4, फिर पैरेंथेसिस आया, और फिर एनसीईआरटी ने निकेल साइनाइड को टेट्रासाइनो है। ये हम एक एक करके सब आपको क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे काउंटर आयन, ये जो काउंटर आयन है ये पहले आ गया है। के क्या है? ग्रुप 1 पोटेशियम। और के का काम क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके किस फॉर्म में आना? पॉजिटिव के फॉर्म में आना, करेक्ट? तो के हमेशा क्या है? पॉजिटिव आयन है। ये मेटल है और ये पॉजिटिव आयन है, यानी ये किस फॉर्म में रहता है? कैटायन के फॉर्म में रहता है। तो अगर पॉजिटिव आयन है, ये कैसा है? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव काउंटर आयन भी बोल दो क्योंकि पैरेंथेसिस के बाहर है। तो पहले लिखा गया जो आयन होता है वो पॉजिटिव काउंटर आयन रहता है, यानी वो जब आयनाइज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। के हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, करेक्ट? इट्स अ मेटल। तो पॉजिटिव आयंस को हम पैरेंथेसिस के पहले लिखते हैं और नेगेटिव आयंस को हम पैरेंथेसिस के बाद लिखेंगे। क्लियर होता है? ये है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, डिपेंड करेगा प्राइमरी वैलेंसी के ऊपर, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और ये है आपका लिगैंड्स, ये आपका क्या है? लिगैंड्स। तो आज हमने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो आपको हमेशा दिखता है कि ये कैसा है, इसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। एक चीज और समझते जाओ। तो दोनों एग्जाम्पल को मैं आपके सामने लेती हूँ, ठीक है? दोनों एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। पहला एग्जाम्पल था क्या? कॉपर का। कॉपर NH3 4, और बाहर क्या था बेटा? सल्फेट आयन। आज सिर्फ बेसिक समझिए। और दूसरा था K4, और उसमें क्या था? निकेल साइनाइड। तो ये निकेल CN4 और ये क्लोज। जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप पानी में डालते हो, बेसिक समझ रहे हैं? ध्यान से समझिए। जब भी इस पे आप वाटर डालोगे, जैसे आप NaCl पे जब पानी डालते हो, वाटर ऐड करते हो, तो वो कैसे ब्रेक होता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव पे, है ना? एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। अब जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप वाटर ऐड करोगे तो ये जो पैरेंथेसिस पार्ट है ना, वो आयोनाइज नहीं होता, ये इंटैक्ट रहता है, वैसे का वैसा ही रहेगा। कैसा रहेगा? बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो जब इस पे आप जब पानी डालोगे तो ये पार्ट आयोनाइज होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिवाइड होगा, आयोनाइज होगा बोलना चाहिए, दैट इज अ करेक्ट वर्ड। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। मैम पॉजिटिव किधर है? पहले नेगेटिव देख लो। सल्फर में क्या होता है? SO4
-2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो ये किसने दिया होगा? जरूर कॉपर ने दिया होगा। तो ये जो नेगेटिव है, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव यहाँ पे लगता है। कहाँ पे लगता है? पावर ऑफ पैरेंथेसिस पे लगता है। फिर से समझो, जब आप वाटर ऐड करते हो तो काउंटर आयन और जो कोऑर्डिनेट एंटिटी है वो अलग हो जाती है। टर्मिनोलॉजी की नेक्स्ट क्लास है। काउंटर आयन और ये जो पैरेंथेसिस का पार्ट है वो आयनाइज होता है। पैरेंथेसिस के अंदर का इंटैक्ट रहता है, ये अंदर बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। कॉपर सेंटर में, NH3 इधर, है ना, यहाँ से ये NH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ से नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अभी पढ़ के आ रहे हैं, करेक्ट। और ये इंटैक्ट रहेगा, प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव है ना ये, दैट मीन्स गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो किसी ना किसी ने लूज किया ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जितना ये यहाँ नेगेटिव है उतना आपको यहाँ पॉजिटिव लगाना है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी क्यों लगाना है, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी, ये इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया होगा? इस कॉपर ने लूज किया होगा। इस बारे में बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास हम लोग ले आएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पे। तो जितना एनायन बनेगा, न्यूट्रल होना चाहिए ना, ये न्यूट्रल सॉल्ट था, तो ये SO4 2 नेगेटिव होता है। अब ये आपको याद होना चाहिए कि सल्फेट आयन 2 नेगेटिव होता है, तो जितना नेगेटिव लगेगा पैरेंथेसिस की पावर में उतना ही पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट एंटिटी आपका क्या हो गया? कैटायन। और कोऑर्डिनेट ये जो काउंटर आयन था ये आपका क्या हो गया? एनायन। तो जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयोनाइज होता है वो भी कैटायन और एनायन में होता है, तो यहाँ आयोनाइज होता है। तो यहाँ आपका जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है, कोऑर्डिनेटेड पार्ट है ये वाला, वो कैटायनिक है और काउंटर आयन यहाँ एनायनिक है। अब इस पार्ट पे आइए, सेकेंड वाले पे। अब इस पे मैंने वाटर डाला, ठीक है, इस पे क्या किया मैंने? वाटर डाला। अब वाटर डालने के कारण पोटेशियम क्या होता है बेटा? पोटेशियम पॉजिटिव होता है, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और अब आप यहाँ देखो कि एक के में कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे कितने के हैं? देयर आर 4 केस। सो इसमें चार्ज कितना आया? टोटल चार्ज इसमें आया पॉजिटिव 4 का। तो काउंटर आयन में चार्ज कितना जाएगा? -4 का। समझ में आता है? नहीं आ रहा है? चलो फिर से समझते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका काउंटर आयन क्या है? मेटल है ना। काउंटर आयन कैसा है? मेटल है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव काउंटर आयन हमेशा सामने रखते हैं। मैम ये समझ में नहीं आ रहा, जितने मेटल के काउंटर आयन्स होंगे, सोडियम है, पोटेशियम है ना, वो सामने रखे रहेंगे, वो सामने आएंगे। और जितने नॉन मेटल के काउंटर आयन हैं, जैसे सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, SO4 2 नेगेटिव नॉन, वो आयन नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव नेगेटिव आयन, वो सब पैरेंथेसिस के बाद आते हैं। अब चार्ज, अब जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे तो ये पोटेशियम क्या बन जाएगा? K पॉजिटिव और लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। बट कितने पोटेशियम है यहाँ पे? 4 पोटेशियम है, तो 4 पोटेशियम 4K पॉजिटिव बनाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो ये 4 नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इस काउंटर आयन के पावर में जाएगा, सॉरी इस पैरेंथेसिस के पावर में जाएगा। तो ये कैसे आयोनाइज होंगे? ये आयोनाइज होंगे 4K पॉजिटिव, है ना, और NiCN4 नेगेटिव 4। तो हमेशा काउंटर आयन पे आप सोचो, कोई भी सॉल्ट अगर आपको मिलता है उसमें पानी डालोगे तो पैरेंथेसिस का पार्ट बिल्कुल आयोनाइज नहीं होगा, वो इंटैक्ट रहता है। काउंटर आयन आयोनाइज होता है। और जैसे उस पे, जैसे इस केस में SO4 में 2 नेगेटिव चार्ज आया, तो उसका अपोजिट चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव 2। वो कहाँ जाएगा? पावर ऑफ पैरेंथेसिस में। वैसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ 4K था, है ना, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 4K 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो 4 पॉजिटिव का उल्टा क्या होगा? 4 नेगेटिव। तो वो जाएगा चार्ज किसमें? किसमें जाएगा? पावर ऑफ पैरेंथेसिस में। तो आज हमने बहुत बेसिक्स में सीखा कि आयोनाइज होगा तो चार्जेस कैसे अलॉट करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम टर्मिनोलॉजीज लेंगे। कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या होता है, लिगैंड्स कितने होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स कितने होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स भी हमको पढ़ना है। और एनसीईआरटी में जितना भी दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट एंटिटी, कोऑर्डिनेट स्फीयर, ये सारे कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं और उसको कंप्लीट कर लेना है। तो आज की क्लास तो बहुत बेसिक थी, जिसमें आपको बहुत ही सिंपलेस्ट में ट्राई किया गया है कि समझाएं कि एक एक चीज अगर एक कोऑर्डिनेशन में आती है तो उसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी डालेंगे और आपको प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ भी लेके जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।